नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलका तोमर जी को, जो अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं और इन्होंने भारतीय कुश्ती को बहुत कुछ दिया है। नमस्कार, मैं अलका तोमर अर्जुन अवार्डी रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर हूं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश को पहला मेडल दिलाया। ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ और 2008 में राष्ट्रपति द्वारा मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अलका जी, एक समस्या है हमारे समाज में। एक समय था जब हमारे पास में ज़्यादा शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन हम कई बुराइयों से दूर भी थे। हमने सोचा कि भाई जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो कई समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में ये है, जो आदमी पढ़ लिख लिया और उसको नौकरी मिल गई, जबकि उसकी कई तरह की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका वही लोग निभाते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। वे तो एक तरह से हाथ में कटोरा लेकर के निकल जाते हैं समाज में। ऐसा क्यों? देखिए, ये उन्होंने एक तरह की सोच बनाई हुई है कि हम अगर ज़्यादा दहेज लेंगे तो हमारा ज़्यादा नाम होगा अपने एरिया में, अपने गांव में हमारा ज़्यादा नाम होगा। इस तरह की उन्होंने एक प्रथा चलाई हुई है। इस तरह की उन्होंने एक अपने दिमाग में एक सोच जो है वो पैदा की हुई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे मध्यम परिवार से बच्चियाँ होती हैं जिनकी शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती हैं। वो लड़कियाँ कुंवारी रह जाती हैं सिर्फ दहेज की वजह से, क्योंकि उनके पापा उनके लिए इतना दहेज, गाड़ी, सोना नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रथा हमें बंद करनी चाहिए। ये उस समाज को मैं संदेश देना चाहती हूँ जो दहेज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आगे ला रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो अपनी बेटी को गाड़ी दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अरे उनको दीजिए जिनके पास नहीं है, जिनकी बेटियां घर में बैठी हैं, जिनको खुद खुशी करनी पड़ रही है, तो उनकी आप मदद कीजिए। और ऐसी मदद आप करेंगे, भगवान भी देखता है, आपको कहीं ना कहीं दुआ लगेगी। और आपके जो बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आप दूसरों की मदद करते हैं। कहते हैं ना, अपनी मदद तो खुद कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। तो अगर दूसरे की मदद करते हैं तो एक साधुवाद आता है, एक बहुत अच्छा लगता है। समाज भी आपकी प्रशंसा करेगा कि हाँ, आपने कितना अच्छा काम किया कि दूसरे की बेटी की आपने मदद की उसकी शादी कराने में। एक आपको मैं घटना बताऊं जी। एक बार एक आदमी मिला और वो परेशान था, तो मैंने उससे पूछा कि जी आपकी क्या परेशानी है। तो उसने अपनी जो परेशानी बताई, वो इतनी बड़ी परेशानी मुझे महसूस हुई। और उसकी समस्या ये थी, जब उसने बताया, उसकी मतलब उसके पास में 5 बेटियां थी और उसका कहना ये था कि भाई मैं मजदूर आदमी हूँ और जो हमारा समाज है वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि मैं तो 2 वक्त का रोटी और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, वो इसके बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, तो अब मैं कैसे करूँगा उनकी शादी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस तरह के इंसानों को जो इस तरह के जो बढ़ावा दे रहे हैं समाज में दहेज को, तो उनकी शिकायतें हमें करानी चाहिए अपने मुख्यमंत्री से। अपने जो इस तरह का उन्होंने बनाई हुई हैं, जो चाहे वो थाना है या कुछ भी इस तरह का उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है जहां हम उनकी शिकायत कर सकते हैं, तो हमें इस तरह के लोगों की शिकायत करनी चाहिए और उनको जेल के पीछे हमें करना चाहिए। जो खुलेआम दहेज प्रथा का खुलेआम अपने बच्चों की बोली लगवा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ भाई मेरे बेटे के 20 लाख है, हाँ भाई मेरे बेटे के 40 लाख आप दोगे तो हम शादी करेंगे। तो इस तरह के लोगों को हमें जेल के पीछे डालना चाहिए। हमें अपने मुख्यमंत्री से, हमें अपने प्रधानमंत्री से, इनसे उनकी शिकायत करनी चाहिए और ऐसे समाज को हमें उनको अलग खड़ा कर देना चाहिए कि जिनकी वजह से उनकी आपने जैसे ये कहानी बताई कि उनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, वो मतलब तरस रहे हैं कि हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए, हमारी बेटी जो कन्यादान हो जाए। तो इस तरह के लोगों की हमें मदद करनी चाहिए जो अपने बेटों की बोलियां लगाते हैं, जो औरों की बच्चियों को खरीद सोचते हैं कि हम ऐसे खरीद के ले आएंगे। तो ये एक तरह की जो सोच है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं, चाहे हम कितने भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो दूसरा हमसे सीखता है। कहते हैं कि हाँ भाई हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, हम दहेज प्रथा नहीं लेंगे, तो दूसरा भी सीखता है कि हाँ देखो ये इतना बड़ा आदमी होकर दहेज प्रथा के खिलाफ है, तो हमें भी नहीं लेना चाहिए दहेज, जो हम अपनी मेहनत से कमा सकते हैं, जो हम अपने बच्चों को हमने संस्कार दिए हैं, हमारा बच्चा अपने आप कमाएगा, अपने आप खाएगा। तो इस तरह की सोच अगर चलेगी तो ये दहेज प्रथा का खत्म हो जाएगा और कोई भी बेटी को नहीं कोसेगा कि हाँ
हाँ आज हमारे घर बेटी हुई है, हर कोई खुश होगा कि हाँ, क्योंकि दहेज प्रथा जब खत्म हो जाएगी तो एक जो गरीब परिवार है उसके टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ मेरे बेटी हो गई। तो कुछ अभी भी गाँव में घर ऐसे हैं जो बेटी हो जाती है तो रोते हैं अभी भी कि हाँ बेटी की हो गई, दो क्योंकि बेटियां इसका दोष है भी समाज का जी। बिल्कुल। कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिले जहाँ हम सोचते हैं एक बहुत बड़ा देखा मैंने आदमी है और उसकी जो घरवाली थी वो मुझे मिली, तो उसने बताया कि जो मेरा उसका मतलब उसने बताया कि जो मेरा पति है वो बेशक बड़े ओहदे पर हो लेकिन आज भी इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे एक तरह से ये है कि मैं और भी बहुत सारा धन ला करके अपने घर से यहाँ पर दूं। बिल्कुल। तो ये ऐसी शर्मसार करने वाली जो स्थिति है, कई बार ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया, हम किस समाज का हिस्सा बन गए। क्यों ले लिया हमने, कई बार हमें लगता है कि हमने क्यों इस इंसान योनि में हमने जन्म ले लिया, जिनकी सोच अभी तक नहीं बदल रही है। 21वीं 22वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहती हूँ हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाए, हर बेटी को सशक्त बनाए, इतना उसका मनोबल आप बढ़ा दीजिए कि वो टूटने ना पाए। चाहे दहेज प्रथा चल रही है, चाहे कोई उत्पीड़न चल रहा है, तो अपनी बच्ची को आप इतना मजबूत बना दीजिए शरीर से भी और दिमाग से भी। तो मैं आप और एक सबसे बड़ी ये भी चीज है जी, हमें जो अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हीं को बचपन से ये बताना पड़ेगा कि भाई इस चीज से दूर रहो, इस चीज की लालच में ना पड़ो कभी भी। जब बचपन से ही बताया जाएगा तभी वे उसका असर हो सकेगा। लालच तो बहुत बुरी बला है, चाहे किसी भी चीज का है, लालच नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के साथ हमें ढालना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने काम में बिजी हो रहे हैं आज के टाइम में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हम अपने बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है। हम अपने बिजी शेड्यूल में से हमें अपने बच्चों को 1-2 घंटा देना चाहिए। हमें उनके साथ सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए और उन्हें शुरुआत से ही लेके चलना है कि आपको मेहनत करनी है और उसी के दम पे जो आप कमा रहे हैं उसको ही खाना है। एक जो हमारे विनोद पहलवान जी है जी, उन्होंने संयुक्त खेल मोर्चा की स्थापना की, लगातार खिलाड़ियों के लिए वे आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो संयुक्त मोर्चा को लेकर के, उसकी मांगों को लेकर के आपकी क्या राय है जी? देखिए, संयुक्त मोर्चा जो काम कर रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मतलब मैं उसकी जितनी तारीफ करूंगी वो कम है। विनोद पहलवान जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। इतनी बड़ी बात उन्होंने की कि भाई मैं खेल के लिए अपनी जीवन भी त्याग सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो और हमें क्या चाहिए? ऐसे इंसान हमें मिले हुए हैं। मुझे तो उनका बचपन से ही सपोर्ट है। जब मैं कुश्ती खेलती थी तब से ही मैं चाहे मेडल जहाँ भी लेके आती थी तो उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। चाहे बादाम लेके आए हों, चाहे कुछ हमें उन्होंने कैश मनी कुछ भी मतलब करते रहे हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान अगर हर जगह हमको मिल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हर खिलाड़ी को दर दर भटकना पड़ेगा। और इस तरह का संगठन वो जो चला रहे हैं, हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। जो आवाज़ें वो उठा रहे हैं, जो एक खिलाड़ी की, एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ है वो उन्होंने उठाई हुई है। तो हम सबको एकजुट होकर एक आवाज़ बनना होगा और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचानी होगी। आपने जिस समय पे कुश्ती शुरू की थी जी, उस समय बहुत सारी समस्याएं रही होगी, क्योंकि आपने एक लड़की रहते हुए इतना आगे तक का सफर तय किया। तो शुरुआत में किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा जी? शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। 98 में मैंने शुरू की थी। मैं अकेली लड़की थी यूपी से जो मैंने कुश्ती शुरू करी थी। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन मेरे परिवार का, मेरे पापा मेरे साथ आए हैं, मेरे भाई मेरे साथ आए, इनका सपोर्ट बहुत मिला। इसी वजह से मैं आगे निकल पाई। मेरे को इन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया था। मुझे इतना सशक्त इन्होंने बना दिया था कि मुझे कहीं कमज़ोर नहीं इन्होंने होने दिया। तो मैं इतनी मजबूत बन गई थी कि चाहे गली मोहल्ले वाले कुछ कह रहे हैं या कोई प्रशासन कुछ कह रहा है, चाहे मेरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मुझे निकाल दिया गया, सही भी थी लेकिन मुझे निकाल दिया गया ताकि ये आगे न बढ़े। लेकिन मैं इतनी सशक्त थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना अच्छा ज्ञान उन्होंने मुझे दिया था। उसी ज्ञान की वजह से, उसी मेहनत की वजह से मैं आगे निकल पाई। और हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे ढंग से, सही ढंग से चलते रहो। आपके कैरियर में किस कोच का सबसे ज्यादा योगदान रहा जी? मेरे कोच श्री जबर सिंह सोम हैं। उन्होंने मुझे शुरू से लेके जब मैं 11 साल की थी और जब तक मैंने कुश्ती छोड़ी है तब तक वो ही मेरे कोच रहे हैं। और बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। एक साधुवाद है उनके अंदर। सुबह 5 बजे पहुँच जाते हैं, शाम को 6 बजे तक प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसा कोई कोच नहीं है जो कंटिन्यू 8 घंटे या 9 घंटे कुश्ती को देता है। ये लगा लीजिए। आपको सबसे पहली बड़ी सफलता किस सन में मिली जी? मुझे जी 2000
2001 में सबसे बड़ी सफलता मिली। जब स्टार्टिंग था मेरे चोट वगैरह काफ़ी लगी, इंजरी वगैरह हुई, तो सब ने कह दिया कि इसका कैरियर ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे कोच और मेरे परिवार को मुझ पर विश्वास था कि ये मेरी बच्ची मेहनत करेगी और आगे निकलेगी। तो जो 2001 में मेरे इंजरी के बाद भी मेरा इंटरनेशनल टूर लगा, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा मनोबल अप हुआ और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कंटिन्यू मैं लगातार 2012 तक, जब तक मैंने कुश्ती छोड़ी है, मैं अपने वेट में कभी नहीं हारी। आपका आपके जो मेडल है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेडल अंदाजे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे 18 मेडल हैं। 18 मेडल हाँ जी, उसमें ही मेरे 5 या 6 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, तो दोस्तों ये है अलका तोमर जी, अर्जुन अवार्डी भारतीय पहलवान है और इन्होंने भारतीय कुश्ती को अपने योगदान से बहुत कुछ दिया है। नमस्कार।